ओम प्रकाश यादव आपका ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल के विषय में चर्चा करेंगे। उसके पहले है मोटिवेशन कोट, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप किसी कार्य को करने के लिए आगे आएं और जब तक उस कार्य को ना कर लें तब तक उस पर लगे रहें। तो इसके बाद में ये देखा जाएगा द अर्थ्स एटमॉस्फियर, मतलब पृथ्वी का वायुमंडल। ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है ये आपका 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अभी इसके विषय में आगे चर्चा किया जाएगा। और अभी जब आप वीडियो शुरू में क्लिक किए होंगे उसमें लिखा हो गया कि कहाँ तक ऑक्सीजन पाया जाता है, तो 64 किलोमीटर तक, जो आपका 64 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर तक ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में। इसके बाद में आगे बात करते हैं वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल आपका पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित, पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित हो जाएगा। यहाँ पे उपस्थित है, पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित गैसों का आवरण जो पृथ्वी का अंग है, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित गैसों का आवरण जो पृथ्वी का अंग है उसे वायुमंडल कहते हैं। और इसके बाद में है वायु का अध्ययन एरोलॉजी कहा जाता है, जैसे भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी कहा जाता है। और वायुमंडल में उपस्थित गैसें, तो वायुमंडल में जो गैसें हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को ऐसे लिखते हैं N2, नाइट्रोजन गैस N2 जो होता है 78.8% है। और ऑक्सीजन को O2 ऐसे लिखते हैं, तो आपका O2 है 20.95%, कहीं कहीं पे दिया है 21%। और इसके बाद में जो आर्गन है वो 10.93% है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 ऐसे लिखेंगे, तो जो CO2 है वो आपका 0.0367% है। वह अन्य सब गैसें हैं। इसके बाद में ढेर सारी गैसें, ज़्यादातर गैसें वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन क्वेश्चन बनता है कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो उसका नाम है रेडान गैस। और रेडान गैस का प्रयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है हवा भरने के रूप में। और जो हमारा वायुमंडल है वो 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित गैसों का आवरण जो पृथ्वी का अंग है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायु का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है एरोलॉजी। इसके बाद में वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस, अभी जो थंबनेल में लिखा हुआ था कि ऑक्सीजन कहाँ तक उपस्थित है, तो आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस लगभग 64 किलोमीटर तक उपस्थित है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 64 किलोमीटर तक उपस्थित है। और पृथ्वी पर सबसे उच्च तापक्रम, पृथ्वी पर सबसे उच्च तापक्रम 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। पृथ्वी पर सबसे उच्च तापक्रम जो है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। और साफ रातें, जो रातें साफ होती हैं, साफ रातें विकिरण की अनुपस्थिति के कारण, मतलब जो विकिरण है उसका क्या है, उसकी अनुपस्थिति के कारण ठंड होती हैं। साफ रातें विकिरण की अनुपस्थिति के कारण ठंड होती हैं। और मेघयुक्त रातें, मतलब जिस रात में बादल होता है, कहा जाता है बादल वाली रातें क्या होती हैं, गर्म होती हैं, क्योंकि वो विकिरण उसमें उपस्थित होता है, इसीलिए वो गर्म होती हैं। और इसके बाद में रासायनिक दृष्टि से वायुमंडल की परत को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है सममंडल और एक आपका हो जाएगा विषम मंडल। इसके बाद वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका क्षोभ मंडल, जिसको कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर, ये 8 से 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और समताप मंडल, इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है पृथ्वी से। और मध्य मंडल मीसोस्फेयर 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है पृथ्वी से, ऊंचाई है। और आयन मंडल की 640 किलोमीटर है। और इसके बाद में बहिर्मंडल 640 से कहा जाता है 10,000 किलोमीटर तक है। और जो ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल आपका 15 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे पाया जाता है। ओजोन मंडल समताप मंडल का ही एक हिस्सा है। ओजोन मंडल किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। और इसके बाद में आपका होता है यहाँ पे ये जो ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है क्षोभ मंडल।
और इसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मीसोस्फेयर आता है, थर्मोस्फेयर आता है, एक्सोस्फेयर। तो आपको टर्म याद करना है। और यहाँ से ये जो है 8 से 18 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, समताप मंडल का, मध्य मंडल का 80 किलोमीटर, आयन मंडल का 640 किलोमीटर, बहिर्मंडल का 640 से लेके 10,000 किलोमीटर तक कर लीजिएगा इसको। 640 से लेके 10,000 किलोमीटर तक, ये आपका फिक्स एक्यूरेट है, इसी को याद कर लीजिएगा। और इसके बाद में बात करते हैं आपका ओजोन मंडल। ओजोन मंडल लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। मध्य मंडल का जो न्यूनतम तापमान है -95 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है मध्य मंडल का है, और वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। वैसे विश्व का जो न्यूनतम तापमान जो माना जाता है वो आपका कहाँ माना जाता है, क्षोभ मंडल की बात करता हूँ तो आपका क्षोभ मंडल में माना जाता है -45 डिग्री सेंटीग्रेड। बारियोखान्स साइबेरिया रूस में जो पड़ता है वहाँ सबसे ठंडा स्थान है, और वहाँ का जो तापमान है -45 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बात किया जाएगा कि वायुमंडल का, तो वायुमंडल का जो है वो न्यूनतम तापमान है -95 डिग्री सेंटीग्रेड मध्य मंडल का है। और सूर्य ताप सर्वाधिक परावर्तित करता है, सूर्य ताप को सर्वाधिक परावर्तित करता है भूमि पर या पृथ्वी पर। यहाँ हो जाएगा पृथ्वी पर हिम से ढकी हुई भूमि। तो सूर्य ताप जो होता है, जैसे सूर्य की किरणें इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं तो इसको अधिकांश रूप से परावर्तित करने का कार्य पृथ्वी पर हिम से ढकी हुई जो भूमि होती है वो करती है। इसके बाद ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को, जो अल्ट्रावायलेट रेज जिसको कहा जाता है, जो क्या होता है चर्म कैंसर का कारण होता है, उसको रोकने का कार्य करता है ओजोन परत। ऐसा माना जाता है कि प्रदूषण करने की वजह से, टीन वगैरह जलाने की वजह से, जो प्लास्टिक है उसको जलाने की वजह से इसमें अंटार्कटिका के पास में छिद्र पाया गया है। तो अब देखिए जो इसका मोटाई है धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो ये क्या है, जो अल्ट्रावायलेट कीड़े हैं वो पृथ्वी पर जब आना शुरू कर जाएंगी तो लोगों को चर्म रोग होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रदूषण को कम करना है, हमें प्रदूषण नहीं फैलाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका दोस्तों ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जामों में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था और किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद में आता है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब होता है ऐसा प्रभाव जो किसी ग्रह या उपग्रह पर स्थित गैसों के द्वारा उसके तापमान को संतुलन बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अर्थात किसी ग्रह पर उपस्थित गैसों के द्वारा उसके तापमान को संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। और इसके बाद में ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, जलवाष्प आता है। और इसके बाद में इम्पॉर्टेंट है सर्वाधिक उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उत्सर्जन किस गैस का होता है, तो कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। और इसके बाद में क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से मानवीय और प्राकृतिक रूप से इसे क्या किया जा रहा है, इसका उत्सर्जन किया जा रहा है, इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है इसके कारण पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। लेकिन यदि यही ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, ग्रीन हाउस प्रभाव अगर नहीं होता तो जो आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान तब ना होता। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव ना होने के कारण औसत तापमान कितना होता, औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड ना होके तब -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। और एक बात समझ लीजिए, जब टेम्परेचर माइनस में इतना -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा
तो आपका पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव का होना ज़रूरी है। और इसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है भूताप में वृद्धि। जो ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि के कारण देखिए प्रदूषण की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी वातावरण में बढ़ती जा रही है। और इस कारण ग्लोबल वार्मिंग मतलब तापमान जो है, वैश्विक जो तापमान है उसमें भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। यदि आपका इसको कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन या प्रदूषण को कम किया जाता है तो धीरे धीरे ये जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और औसत तापमान आपका एक तरीके से संतुलित हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे आपका है ट्रोपोस्फियर का मतलब क्षोभ मंडल होता है, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर आता है, फिर थर्मोस्फियर आता है, फिर क्या आता है दोस्तों आपका इग्जोस्फियर आता है। तो यहाँ देखिए जो डिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ ऊंचाई, तो जो मैं लिखा हूँ ऊंचाई वो एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से परफेक्ट है, इसीलिए आप लोग उस ऊंचाई को याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको ऊंचाई के लिए नहीं मैं दिखाया हूँ, बस इमेज याद करने के लिए कौन कौन सी परत होती है। जैसे सीक्वेंस वाइज पूछ दिया आपसे कि ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है, तो समताप मंडल, फिर मध्य मंडल आता है। इंग्लिश में पूछ दिया मीसोस्फियर क्या होता है, तो मध्य मंडल होता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल होता है उसमें मौसमी घटनाएं, बादल का बनना, वर्षा इत्यादि होता है और बिजली का चमकना भी क्षोभ मंडल में ही होता है। और ग्रीष्म ऋतु में इसकी लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाती है। और पूछा जाता है कि परिवर्तनशील मंडल कौन सा है, तो आप बताएंगे जो आपका क्षोभ मंडल होता है उसे कहा जाता है परिवर्तनशील मंडल का नाम भी दिया जाता है। और इसके बाद में जो समताप मंडल होता है वो इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर और ओजोन परत पाई जाती है। जैसे पूछा जाए कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाएगी, तो आपका ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और ये वायुयान चलाने के लिए जो अनुकूल दशा है समताप मंडल में है, क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, जैसे बादल का बनना, वर्षा इत्यादि ये सब नहीं होता है। और ये क्या होता है आपका, इसके बाद में नेक्स्ट आएगा आयन मंडल। तो आयन मंडल में जो होता है दूर संचार के लिए उपयोगी होता है और रेडियो तरंगे पाई जाएंगी। ये जो उल्का पिंड होता है ये आपका बाह्य मंडल में पाया जाता है, उल्का पिंड आपका इसमें पाया जाएगा। ये क्या बोलते हैं इसका मध्य मंडल। जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल में आपका उल्का पिंड पाया जाएगा, उल्का पिंड मध्य मंडल में पाया जाता है। और जैसे आप लोग सुने हैं कि टूटता हुआ तारा, तो तारा क्या है, टूटता हुआ तारा जैसे रहता है आएगा पृथ्वी की तरफ ब्लास्ट कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में इतना घर्षण है कि वो घर्षण के कारण उधर ही ब्लास्ट हो जाता है। तो मध्य मंडल में जो उल्का पिंड होते हैं वो क्या होते हैं, जलकर राख हो जाते हैं, पृथ्वी पर नहीं आते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं आपका नेक्स्ट, ये आपका लेयर है, फिर लेयर आ गया। बार बार लेयर इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको याद हो। देखिए ट्रोपोस्फियर है तो इसमें बादल का बनना, मौसमी घटना इत्यादि हो रहा है। फिर इसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर आ रहा है, तो यहाँ देखिए वायुयान है आपका। और इसके बाद में फिर आ रहा है मीसोस्फियर। तो मीसोस्फियर में आप देख रहे हैं कि आपका क्या है, उल्का पिंड है। फिर आपका आता है थर्मोस्फियर। तो थर्मोस्फियर में जो रेडियो तरंगे होती हैं वो आपकी पाई जाती हैं, दूर संचार के लिए उपयोगी होता है। और इसके बाद में जो इग्जोस्फियर होता है इसमें जो सैटेलाइट वगैरह, उपग्रह वगैरह पाए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक बार सही से देखिएगा, रिवीजन करिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि यहाँ पे क्लासें चल रही हैं। अभी आज रीजनिंग की भी एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।